ये बहुत बड़ी एक नज़ीर पेश हुई है बिहार में और मध्य प्रदेश में कि बीजेपी को भी हराया जा सकता है बशर्ते सामने विकल्प अगर तगड़ा हो। देखिए, सबसे पहले दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है। भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को, भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही रवैयों को जनता ने नकार दिया है। बांकेपुर का उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी था क्योंकि वहीं से पिछले 40 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी स्वयं वहाँ से कई बार विधायक चुन के आए। इतने बड़े नेता की विधानसभा की सीट अगर उपचुनाव में सरकार के रहते हुए अगर हार जाते हैं आप, तो आप सोच लीजिए कि आपके प्रति गुस्सा लोगों में कितना है। डबल इंजन की आपकी सरकार दोनों जगह है, मध्य प्रदेश में भी और बिहार में भी। दोनों जगह आपका दारुण पराभव हुआ है। ये दिखाता है कि आपने जो वादे किए थे वो पूरे आपने नहीं किए। बिहार में इतना प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी जिस प्रकार वहाँ अपराधीकरण कुछ महीनों में बढ़ा है, ये किसी से छुपा नहीं है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश में जो आपसी अंतर्द्वंद से बीजेपी गुजर रही है, उसका भी खामियाजा उनको भोगना पड़ा। इसीलिए कहा जाता है ना कि जीवन भर एक जैसा मौसम नहीं रहता, मौसम बदलता है, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं। गुजरात के उपचुनाव को बीजेपी ने भले जीता हो, लेकिन बीजेपी उस जीत को सेलिब्रेट नहीं कर पा रही है। बीजेपी बांकेपुर की हार को पचा नहीं पा रही है। तो ये बीजेपी को आत्मचिंतन करने का समय है और साथ ही साथ हमारे विपक्ष को भी आत्मचिंतन करना होगा कि हम क्यों नहीं वहाँ पर विकल्प बन पाए बिहार की जनता के लिए, क्यों नहीं आरजेडी और महाविकास आघाड़ी और महागठबंधन बन पाए। इसके लिए हमें भी आत्मचिंतन करना है, लेकिन साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को भी बड़े आत्मचिंतन की आवश्यकता जरूर भविष्य में है। विजय कुमार सिन्हा साहब का बयान आया है, वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खड़ी है, विपक्ष की तरह हम चुनाव आयोग या फिर ईवीएम पर सवाल नहीं खड़े करते। नहीं, ठीक है, आप अच्छी बात है कि आप खड़े सवाल तो नहीं करते, लेकिन आपके अंदर, आपके नेताओं के अंदर अब भाषा की मर्यादा बची नहीं है। ये भी एक खामियाजा हुआ। यूजीसी के विषय को भी आपने बहुत छोटा समझा, उसने भी आपको एक प्रकार से लपेट लगाई है। आपने भरत तिवारी जैसे एक नौजवान युवक की जैसे इनकाउंटर में मौत करा दी, हत्या करा दी, वो भी किसी से छुपी नहीं है। आपने कहा कि हम किसी कुत्ते बिल्ली को खड़ा कर देंगे, वो चुन के आ जाएगा, ये भी किसी को पसंद नहीं आया। तो हमें लगता है कि आपके मुख्यमंत्री और आपके उप मुख्यमंत्रियों को और मंत्रियों को जनता के मुद्दों के लिए काम करने होंगे, न कि केवल भाजपाइयों के लिए काम करने होंगे। ये बहुत बड़ी एक नज़ीर पेश हुई है बिहार में और मध्य प्रदेश में कि बीजेपी को भी हराया जा सकता है बशर्ते सामने विकल्प अगर तगड़ा हो तो। प्रशांत किशोर का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी का चरित्र और उनकी छवि सबके सामने है। यदि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। स्वाभाविक सी बात है। प्रशांत किशोर जी को पहले तो हम बधाई देते हैं कि वो चुनाव जीते हैं और उनके मुद्दे को भी हम समर्थन देते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री और बाकी मंत्रिमंडल में अगर लोगों पे चरित्र पर दाग लगे हैं, लोगों के आपराधिक मामलों में एक प्रकार से इन्वॉल्वमेंट है और वो सब अगुवाई कर रहे हैं, राज्य के नेतृत्व की विकास की बात कर रहे हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के शिक्षा की जो दुर्गति इस समय आप देख रहे हैं, वो इसीलिए है कि इन सरकारों ने पिछले 20-25 वर्षों में काम नहीं किए हैं और इसका आँच आप देखना उत्तर प्रदेश तक जाएगी। बिहार के उपचुनाव की हार का सामना बीजेपी को उत्तर प्रदेश में भी करना होगा, तो बीजेपी को एक बहुत बड़े आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। मीसा भारती जी का बयान आया है, वो ये कह रही हैं, कहीं ना कहीं उनके बयान से ये लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। वो कह रही हैं कि भाजपा का उम्मीदवार हार गया, लेकिन अगर प्रशांत किशोर जीत रहे हैं तो एक तरीके से भाजपा ही जीत रही है। नहीं, देखिए, इसमें हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति में, लोकतंत्र में जो जीता वही सिकंदर। प्रशांत किशोर जीते हैं तो उन्होंने बीजेपी को भी हराया है, साथ ही साथ महाविकास आघाड़ी या जो हमारी इंडिया गठबंधन है उसको भी हराया है। हमें भी आत्मचिंतन करनी चाहिए और उन्हें भी करनी चाहिए। और आने वाले समय में जो भी 24 घंटा अपने आप को झोंक देगा राजनीति में, उसको हराना मुश्किल है। तो प्रशांत किशोर ने जिस प्रकार कैंपेनिंग की, जिस प्रकार मुद्दे उठाए, जिस प्रकार अपने आप को खपा दिया उन्होंने बिहार की राजनीति में। कुछ ही दिन पहले अभी लोग कह रहे थे कि प्रशांत किशोर की पार्टी खत्म हो गई, लेकिन नहीं, उन्होंने मेहनत की, डिसिप्लिन किया। प्रशांत किशोर जी हमारी पार्टी के लिए भी 2019 में काम कर चुके हैं, कई मुख्यमंत्री वो बना चुके हैं। तो ऐसा नहीं है, आदमी रणनीति बनाता है, कभी सफल होता है, कभी असफल होता है, लेकिन वो अगर लगातार निरंतर बना हुआ है तो आज नहीं कल उसकी विजय सुनिश्चित होती है।
यौन उत्पीड़न मामले में एक्विटल मिला है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शरण सिंह साहब को। उनका बयान आया है, वो ये कह रहे हैं यह पूरी तरीके से झूठ और सुनियोजित साजिश थी जिसमें देश भर के कई लोग शामिल थे। आज न्यायपालिका ने मुझे क्लीन चिट दे दिया। देखिए, पहले तो इस मामले में हम कुछ बोल नहीं पाएंगे क्योंकि कोर्ट का विषय है। कोर्ट ने जो भी निर्णय दिया है वो सर आँखों पे होता है। हमें निर्णय पसंद हो चाहे नहीं पसंद हो, लेकिन कोर्ट की अवमानना हम नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, उन बच्चियों का दुख मैं समझ रहा हूँ जिन्होंने बहुत दिनों तक इन्हीं बृजभूषण शरण सिंह जी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, कोर्ट कचहरी की। तो उनकी भी भावनात्मक ढंग से कोई सुध लेने वाला है क्या हमारे देश में? हमारी पार्टी 2022 में टूटी थी, लोगों ने हमारी पार्टी छोड़ के अपना नया दल बनाने की जगह हमारी पार्टी को ही अपना दल कह दिया। वो भी केस आज तक कोर्ट में चल रहा है, उसकी भी कल परसों सुनवाई होगी या नहीं होगी, निर्णय आए पता नहीं। तो गरीबों के लिए तारीख पे तारीख और रसूखदारोरों के लिए निर्णय। तो हमें इस पर भी कभी कभी बहुत निराशा होती है। देशवासियों को इसको भी दुख का सामना करना पड़ता है। सर, छात्रों के खिलाफ FIR नहीं होगी, वादे पर केंद्र सरकार गंभीर है, ये बात केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आज कही। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि हमारे विद्यार्थियों को कोई अपमानित न करे, हमारे विद्यार्थियों का कोई शोषण न करे, उनको शिक्षा की व्यवस्था दी जाए, उनको रोजगार की गारंटी दी जाए ताकि वो भी एक सफल नागरिक बन के देश में अपना जीवन यापन कर सकें और देश को आगे बढ़ा सकें। बच्चों की जो भी मांग है, चाहे दिल्ली में जंतर मंतर पर उनकी मांग हो और चाहे झारखंड में जो उनकी इनका है, जो UPSC के जो एग्ज़ाम्स कर रहे हैं, JPSC के, उसकी भी सुनवाई होनी चाहिए। और बच्चों में अंतर नहीं करना चाहिए, राज्यों में अंतर नहीं करना चाहिए। तो हम प्रधानमंत्री जी से यही कहेंगे कि आप हेमंत सोरेन जी की सरकार से बात करिए और उन बच्चों का क्या विषय है, अगर वो CBI की मांग कर रहे हैं तो आप राज्य सरकार को विश्वास में लेके CBI की बात जांच करवाइए, लेकिन इस विषय को भी समाप्त करवाइए क्योंकि झारखंड के भी बच्चे हमारे हैं, दिल्ली के भी बच्चे हमारे हैं। उपद्रवियों को सजा दीजिए, जो कॉकरोच हैं उनकी दवाई करिए, लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छे जेनजी हैं, जो हमारे भविष्य के नौनिहाल जो आगे चल के देश के बड़े नागरिक बन के इस देश को बहुत बड़ा सपोर्ट देने वाले हैं, उनके साथ होना, यही हमारे देश की राजनीति की सुविधा और राजनीति की सकारात्मक लड़ाई होनी चाहिए। हम तो पहले इतना कहना चाहेंगे कि राम भक्त आप भी हैं, राम भक्त हम भी हैं। कौन बड़ा राम भक्त है, कौन छोटा राम भक्त है, इसकी बजाय अगर हम दान पात्र के चोरों को सजा दिलाएं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी हमारी विचारों की लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है, वो हम बाद में जब चुनाव आएगा तो लड़ लेंगे। योगी आदित्यनाथ जी, आप एक साधु संत समाज से आते हैं, आप बहुत परम पूजनीय हैं, लेकिन आपके ही आँख के नीचे, नाक के नीचे, आप तो महीने में एक बार अयोध्या जाने वाले नेता कहे जाते हैं, और तब भी इतना बड़ा कांड वहाँ हो गया और उसके बाद भी आप विपक्ष को तंज कस रहे हैं। नहीं, आप दोषियों को पकड़िए, उनको सजा दिलाइए और आने वाले समय में ऐसी नज़ीर प्रस्तुत करिए कि राम भगवान के दान पात्र के चोरी में सपने में भी कोई ये बात सोच न पाए कि हम हमारे भगवान क्या चोरी करेंगे तो हमें फांसी हो जाएगी। सर, तगड़ा कानून लाइए, वो विश्वास जीतिए जो 2017 और 2022 में आपने लोगों से विश्वास जिताने के लिए कहा था। अब 2027 में चुनाव है, चुनाव में आपको इसका ज़रूर ये मिलेगा कि भाई अगर आपने अच्छा काम किया तो समर्थन मिलेगा, और अगर आपने अच्छा काम नहीं किया तो खामियाजा भी उठाना पड़ेगा।